कैट 7 के क्विक रिवीजन का आज हमारा पहला सेशन है और पहले सेशन में हमारे पास लॉ का जो स्ट्रक्चर है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके थ्रू आपको कुछ चीजें करवा दूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? बस मेरी एक छोटी सी दो रिक्वेस्ट होंगी आपसे। जो चीज़ मैं समझा रहा हूं समझ में आ रही हो तो यस या नो में जवाब दे देना, और पहले मुझे आधा पौना घंटा अपना लेक्चर कंप्लीट करने दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं रिजॉल्व कर लूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? देखें बच्चों, हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन क्या है मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं बस इस डेफिनेशन से इंशाल्लाह आपको 30-35% लॉ पढ़ा दूंगा। सिर्फ इस एक डेफिनेशन से मैं आपको 30-35% लॉ पढ़ा दूंगा। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी की डेफिनेशन है एक ऐसी कंपनी जो कि फॉर्म्ड हो और रजिस्टर्ड हो। किसके तहत? कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, कंपनी लॉ के तहत। क्या तक बात समझ आती है? अगर ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों तो मैं इस डेफिनेशन से इंशाल्लाह आपको 30-35% कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। डन हो गया भाई? अच्छा देखें, अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी को जो फॉर्म करना है आपने, मुझे ये चीज समझ में आ गई सर कंपनी है क्या? कंपनी एक ऐसी चीज है जिसको फॉर्म करना है, रजिस्टर करना है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी होगी कि किन लोगों के ऊपर ऑब्लिगेशन है टू रजिस्टर। स्क्रीन दिख रही है सबको? जल्दी से आ जाए, हैंड आउट पहले से बना के रखा है आपके लिए ताकि आपको आइडिया हो। सबसे पहली चीज ये देखनी होगी कि किन लोगों के लिए हमारे पास ऑब्लिगेशन है टू रजिस्टर। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है भाई? वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? रजिस्टर का। सही है। तो इसका मतलब है अगर 20 से ज्यादा शख्स है, ये 20 से ज्यादा शख्स है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई गेन कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो 20% या उससे ज्यादा, 20 से ज्यादा लोग, तो इसका मतलब है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कि उनको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो हैंड आउट में थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपके साथ साथ लेके चल रहा हूं कि सबसे पहली चीज है ऑब्लिगेशन। सबसे पहली चीज है ऑब्लिगेशन। सही है। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, डेफिनेशन के बाद सबसे पहली चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेक्शन 9 ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर। सही है। अगर 20 से ज्यादा लोग होंगे, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैंडेटरी है, लॉ कहता है कि जी आपको कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है। ठीक है। लेकिन लॉ ने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हमें दे दी है। पहली एक्सेप्शन लॉ ने ये दे दी है कि अगर कोई सोसाइटी है, बॉडी है या एसोसिएशन है जो किसी और कानून के तहत बनी हुई है, जब ऑलरेडी किसी और कानून के तहत बनी हुई है तो उनके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी को रजिस्टर करवाना, ऑल्दो 20 से ज्यादा लोग हैं और बिजनेस कर रहे हैं। सही है। एक्सेप्शन क्या है कि 20 से ज्यादा लोग हैं और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और कानून के तहत है। सेकंड चीज, अगर ज्वाइंट फैमिली है। सही है। अगर आपके पास ज्वाइंट फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस में भी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करवाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल गांव देहात वगैरह में देखें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनकी जमीनें होती हैं, उन जमीनों से वो बिजनेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है कि आप कंपनी को रजिस्टर करवाएं। लेकिन दो खानदानों के बीच में अगर पार्टनरशिप हो जाए और तादाद 20 से ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे फिर वो आपसे कहता है अगर एक्सीड 20 कर जाते हैं तो फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है करवाने की, अदरवाइज ऑब्लिगेशन नहीं है आपको करवाने की। चौथी चीज, हमारे पास जितने भी पार्टनरशिप लॉयर और अकाउंटेंट्स होते हैं उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाते हुए उनके पास ऑप्शन होगा कि वो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी बना लें। फर्म्स, लॉयर, अकाउंटेंट्स नॉर्मली उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तभी वो पार्टनरशिप तहत काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद हम कौन से सेक्शन पे चले गए? हम सेक्शन 9 पे चले गए कि किन लोगों की ऑब्लिगेशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास लॉ में लिखा हुआ क्या है? हमारे पास लॉ में लिखा हुआ है कि भाई कंपनी को फॉर्म करना है और रजिस्टर्ड करना है। तो कंपनी को फॉर्म करना है तो इसका मतलब है कंपनी को फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं। तो अगला सेक्शन जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ वो कौन सा हो गया? मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है कि अगर सेक्शन 9 का आंसर यस आ गया तो अगला सेक्शन कौन सा अप्लाई हो जाएगा भाई? अगर सेक्शन 9 का आंसर यस आ गया प्यारे बच्चों तो अगला सेक्शन कौन सा अप्लाई हो जाएगा? अगला सेक्शन जो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा वो सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा। मेरे बच्चों बहुत जबरदस्त। तो अगला सेक्शन जो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा वो सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा। अगर सेक्शन 9 का आंसर यस आ गया तो इसका मतलब, अगर सेक्शन 9 का आंसर नो आ जाएगा तो इसका मतलब है कंपनीज एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन 9 का आंसर यस आ जाता है तो इसका मतलब है आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, और जब कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों तो फॉर्म के ऊपर एक सेक्शन नाजिल हुआ जिसका नाम है सेक्शन 14, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी हमारे पास 3 किस्म की होती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। पहली चीज पब्लिक कंपनी, दूसरी चीज प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट में ही हमारे पास एक और चीज निकलती है एसएमसी। डन हो गया बच्चों? यहां पे क्लियर है?
लॉ का स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो आपको यकीन करें रिवीजन करने में और इंशाल्लाह उसको रिटेन करने में बड़ी आसानी होगी, लॉ की लिंकिंग समझ में आ जाएगी। मैं अभी भी आपके साथ सिर्फ एक डेफिनेशन से चल रहा हूं, कंपनी की डेफिनेशन से चल रहा हूं, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, सही है। तो फॉर्म्ड के वर्ड से कौन सा वर्ड नाजिल होता है, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, सही है। रजिस्टर्ड के वर्ड से कौन सा सेक्शन नाजिल हुआ था, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड सर्टेन बॉडी और एसोसिएशन एज अ कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो प्यारे बच्चों, जरूरी है। जब ये अंग्रेजों ने कंपनीज एक्ट का कानून बनाया था आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, तो कंपनी एक ही किस्म की होती थी। कौन सी कंपनी कहलाती थी? कंपनी एक ही किस्म की होती थी। कौन सी कंपनी कहलाती थी? पब्लिक कंपनी, सही है। इसका मतलब है अगर आपको पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, चीजें करनी है, पब्लिक को अपने बिजनेस में लेके आना है, तो आप कंपनी बनाएं, आप कंपनी बनाएं। अगर आपने पब्लिक को इकट्ठा करना ही नहीं है तो फिर आप कंपनी क्यों बना रहे हैं? आप पार्टनरशिप कर लें, सही है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर लें। आपको पता है ना हमारे पास पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, फिर पार्टनरशिप आया, फिर कंपनी आई है, सही है। पहले सोल प्रोप्राइटर था, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप आया, फिर कंपनी आई। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना ही बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करना है, तो आपको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी ना बनाएं। अगर आपने पार्टनरशिप करना है, 2-4 बंदों से आपकी हम आंगी है, आपके साथ उनकी सारी अंडरस्टैंडिंग वगैरह मैच करती है, आप पार्टनरशिप कर लें। लेकिन अगर आपने पब्लिक को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, पब्लिक का पैसा इकट्ठा करना है, तो आपने पब्लिक कंपनी बनानी है। लोगों ने पार्टनरशिप छोड़ के कंपनी क्यों बनाई थी भाई? होता क्या था, ये जो शख्स है प्यारे बच्चों, अगर ये शख्स फॉर एग्जांपल कोई फर्म खोलता है या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, ओके, अगर कोई फर्म करता है या सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, तो इस फर्म और सोल प्रोप्राइटर की जितनी भी लायबिलिटी होगी, अगर वो फुलफिल नहीं हो सकती तो इस शख्स को पूरी करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा कंपनी बनाता है, अगर ये बंदा कंपनी बना लेता है प्यारे बच्चों, और इस कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, इस कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी लायबिलिटी इसकी हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसका मतलब है ये शख्स जब फर्म और सोल प्रोप्राइटर बंदा बनाता है तो ये दो सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, सही है। व्हेन इट कम्स टू लायबिलिटी दे बोथ आर नॉट दी सेपरेट लीगल पर्सन। लेकिन जब वो कंपनी बनाता है, तो ये शख्स जब कंपनी बनाता है तो ये कंपनी और ये शख्स अब एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सही है। लायबिलिटी अगर क्रेडिटर के अगेंस्ट है तो ये क्रेडिटर जो है ये इस शख्स के घर में, इस शख्स की ऑफिस में, इस शख्स के बकिया बिजनेस में दाखिल नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, सही है। अच्छा थोड़ा सा आगे सुनिएगा मेरी बात को। तो इसका मतलब ये है तभी पब्लिक तो स्टार्टिंग में ये होता था कि पब्लिक से आपने पैसा इकट्ठा करना है तो आप पब्लिक कंपनी बनाते थे। बाद में प्यारे बच्चों हुआ कुछ इस तरीके से, कि प्राइवेट कंपनीज ही बनना स्टार्ट हो गई, सही है। प्राइवेट कंपनीज बनना स्टार्ट हुई तो इसका मतलब ये है कि वही जो 4-5 घर के लोग थे उन्होंने प्राइवेट कंपनी बना ली। जब उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई तो इसका मतलब है लॉ ने इस चीज की इजाजत दे दी आपको कि आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, बट चूंकि आपकी इंटेंशन प्राइवेट की है, आप घर का बिजनेस चला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो आप क्या काम नहीं कर सकते, आपके जो मेंबर्स हैं वो 50 से एक्सीड नहीं हो सकते। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? आपके मेंबर 50 से एक्सीड नहीं कर सकते, आपके पास जो शेयर्स हैं उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कल को आप पब्लिक से मजीद पैसा नहीं मांग सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है जब आप तभी अगर आप पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी मींस व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसके पीछे बैकग्राउंड है, रैशनल है, लॉजिक है। बिकॉज अब स्टार्टिंग में आज से 150-200 साल पहले जब ये लॉ आया था तो कंपनी एक ही कंपनी का कॉन्सेप्ट ये था कि जी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना और आप एक बैठ के बिजनेस करें, सही है। पब्लिक से आप पैसा इकट्ठा करें। बाद में जब लोगों ने इस तरह 10-15 लोगों ने मिलकर बिजनेस करा और कंपनी बनाई, इसलिए ताकि उनकी लायबिलिटी छुप जाए और वो जो है कंपनी की लायबिलिटी उनके ऊपर ना पड़े, तो इस केस में फिर एक और कैटेगरी बन गई कि ठीक है जी अब आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप एक चीज याद रखिएगा कि आप पब्लिक से पैसा नहीं मांगेंगे, आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपके मेंबर्स की तादाद 50 से एक्सीड नहीं करेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रही, फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आया। फिर एक बंदे ने बोला यार मैं एक ऐसा शख्स हूं, मेरी इस दुनिया में किसी से नहीं बनती, ठीक है, मैं तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, सही है, मैं तो कंपनी बना भी नहीं सकता, सही है। तो इसका मतलब यह है कि जी और अगर मुझे अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो मैं कैसे करूं? तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आ गया सिंगल मेंबर कंपनी का, कि अगर आप एज अ मेंबर चाहें तो सिंगल मेंबर कंपनी बना लें, आपकी और आपकी कंपनी की लायबिलिटी अलग अलग तस्वुर की जाएंगी। तो ये चीज याद रखिएगा, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूं मेरे बच्चों। हम यहाँ पे सेक्शन 14 में गए और सेक्शन 14 से हम गए मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी।
अब ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये कंपनी का स्टेटस है मेरे बच्चों, समझ आ रही है? पब्लिक, प्राइवेट, एसएमसी, ये किसका स्टेटस है? कंपनी का स्टेटस है। लेकिन ये कंपनी बनाता कौन है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब तक कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, आप कभी भी मेंबर या सब्सक्राइब, मेंबर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, शेयर होल्डर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप पर्सन का वर्ड यूज करेंगे। सही है? लॉ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब तक मेंबर्स हमेशा कंपनी के होते हैं। सही? जब कंपनी दुनिया में नाजिल ही नहीं हुई, अभी तक बनी नहीं है, तो उस शख्स को आप मेंबर्स या शेयर होल्डर नहीं कह सकते। उस शख्स को आप जब भी आप लॉ पढ़ेंगे तो लॉ स्टार्टिंग के जितने भी सेक्शन है वो बार बार एक ही चीज के ऊपर वर्ड यूज करता है। पर्सन ने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी है, पर्सन ने कमीशन के पास जाना है, पर्सन ने ये करना है। क्यों? बिकॉज अगर कंपनी बनी नहीं है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी बन जाएगी उसके बाद लॉ जो है वो इस पर्सन को या तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कहता है, या मेंबर कहता है, या शेयर होल्डर कहता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है कि हमारे पास जो कंपनी है ये कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की, पब्लिक, प्राइवेट, सिंगल मेंबर कंपनी। लेकिन इस कंपनी को बनाने वाला शख्स जो पर्सन था उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? दैट पर्सन्स लायबिलिटी मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इन्हीं तीन सिनेरियोस में प्यारे बच्चों, इन्हीं तीन सिनेरियोस में हमारे पास मजीद चीज नॉर्मली आ जाती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। बच्चों क्लियर हो गए हम सारे यहाँ पे? हम क्लियर हो गए सारे यहाँ पे? तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास ये जो शख्स है हमारे पास, इसकी लायबिलिटी इस कंपनी में क्या होगी? अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बनाती है पब्लिक कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, तो कंपनी का स्टेटस पब्लिक कंपनी है और जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है शेयर्स की हद तक। सही है? शेयर्स की हद तक। अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी बनाती है और उसकी लायबिलिटी जो मेंबर्स की है वो लिमिटेड बाय गारंटी है लेट्स से, तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय गारंटी के हद तक है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? इसका मतलब यह है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पब्लिक कंपनी बनानी है, इसका मतलब है सबसे पहला आंसर यस किसका आया होगा? सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 का आंसर अगर यस आ गया तो सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा और सेक्शन 14 के तहत मुझे डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी कंपनी बनानी है। मैंने पब्लिक कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय शेयर्स। डन हो गया भाई? मैंने पब्लिक कंपनी बनानी है लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर ये भी डिसाइड हो गया पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो अगला काम क्या होगा? उस कंपनी को, कौन सी कंपनी को? पब्लिक कंपनी को, लिमिटेड बाय शेयर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दें। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब मुझे कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सही है? ये वाला सेक्शन प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ये सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे कौन सी कंपनी बनानी है, क्या मुझे कंपनी बनानी भी है कि नहीं बनानी। मैं डिसाइड कर चुका हूं मुझे कौन सी कंपनी बनानी है। अब जब मैं कंपनी बना चुका हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हो गए हम सारे यहाँ पे? तो अब हमारे पास सेक्शन आ जाएगा रजिस्टर्ड का। क्लियर हो गए हम सारे यहाँ पे? जब भी मुझे कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा बच्चों, जब रजिस्टर करवाएंगे तो आप याद रखिएगा ये जो शख्स है इसको क्या कहलाया जाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये पर्सन के नाम से मुखातिब होगा। सही है? ये शख्स क्या कहलाएगा? पर्सन। अच्छा, इस शख्स को करना क्या है? कंपनी को रजिस्टर करवाना है। इस शख्स को करना क्या है? कंपनी को रजिस्टर करवाना है। तो इसका मतलब है इसको किसके पास जाना पड़ेगा? इसको मेरे प्यारे बच्चों किसके पास जाना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। जब इस शख्स को एक कंपनी रजिस्टर करवानी है तो इसको किसके पास जाना पड़ेगा? इसको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। सही? तभी इसको रजिस्ट्रार कहते हैं। क्या रजिस्ट्रार के पास खाली हाथ जाएगा बच्चों? नहीं सर, खाली हाथ नहीं जाएगा। सही है? तो इसने करवाना क्या है? इसने एक कंपनी को रजिस्टर करवाना है, तो इसका मतलब है कुछ चीजें इसको देनी होंगी। हमेशा याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेरे प्यार, जब भी आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा तो आपने दो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना होगा। अगर आपने आईकैप में अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो आप जाते हैं और साथ में अपने इंटर की डिग्री, इंटर के सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स वगैरह सारी चीजें लेके जा रहे होते हैं। सही है? जब आप जाते हैं तो फिर आईकैप आपको रजिस्टर्ड कर लेता है और आईकैप आपको एक रोल नंबर, एक एडमिट कार्ड, एक इशू कार्ड जो भी होता है, स्टूडेंट कार्ड, वो आपको इशू करता है। क्यों? बिकॉज उसने आपको रजिस्टर्ड कर लिया है। ठीक है? इसी तरीके से जब आप कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो रजिस्ट्रार के पास सबसे पहली चीज क्या लेके जानी होगी? मेरे बच्चों सुनते रहिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ। सबसे पहले पर्सन, क्या वर्ड यूज हो रहा है बच्चों? जल्दी से बताएगा। अभी कंपनी बनी नहीं है तो पर्सन जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा एक दरख्वास्त लेके विद डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट? पहला डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन देगा कि मैं इस कानून से कंप्लाई करूंगा। और ये जो कानून आज की तारीख में है और आगे जाके जितने भी कानून कंपनी के ऊपर आएंगे मैं उनसे कंप्लाई करूंगा। पहला काम ये करेगा। सही है? ए के बाद मैंने डी लिखा है जानबूझ के प्यारे बच्चों। ए के बाद दूसरी चीज क्या लेके जाएगा? मेमोरेंडम लेके जाएगा। दूसरी चीज क्या लेके जाएगा? मेमोरेंडम लेके जाएगा। सही है? मेमोरेंडम लेके जाएगा। मेमोरेंडम क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं।
तीसरी चीज वो क्या लेके जाएगा, तीसरी चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज क्या लेके जाएगा, एक एड्रेस लेके जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कहूंगा मैं इसको। रजिस्टर्ड ऑफिस किसका होता है प्यारे बच्चों? रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कंपनी बन चुकी है? जब कंपनी बनी नहीं है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, भाई आप रेंट एग्रीमेंट कंपनी के नाम से कर ही कैसे सकते हैं जब कंपनी आज की तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करती? तो आप एक उसको एड्रेस देंगे प्यारे बच्चों, सही है। ये चार चीजें जब आप देंगे उसको तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, तो इसका मतलब है, सुनिएगा, लॉ को हमेशा इस तरीके से आपने रिटेन करना है कि सबसे पहले सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है, पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। पर्सन की तरफ से कुछ चीजें जाएंगी, किसको जाएंगी, रजिस्ट्रार को जाएंगी। जब रजिस्ट्रार के पास जाएंगी तो अगला सब सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा, रजिस्ट्रार के ऊपर अप्लाई होगा। रजिस्ट्रार चाहे तो उस कंपनी को रजिस्टर कर सकता है, और जब कंपनी को रजिस्टर करेगा तो क्या इशू करेगा बच्चों, क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सही है। वो क्या इशू करेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, कंपनी का नाम आ रहा होगा, जिसके अंदर कंपनी की डेट आ रही होगी, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी स्टेटस आ रहा होगा, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी आ रही होगी, और अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, सही है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा सुनिएगा, इस सेक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इस सेक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और अगर इसकी लॉजिक, यहां से असल हमारा लॉ स्टार्ट हो रहा है लिंक वाला, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा बच्चों, आधे घंटे की क्लास और रहेगा, ये बड़ा एक्टिव रहेगा। इसका मतलब है जब मुझे कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा बच्चों, जब मुझे कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी लेके जाना होगा, मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी लेके जाना होगा, ऐसा ही है बच्चों। मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अच्छा अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 14, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 14 मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, और सेक्शन 14 के बाद में आपके पास चला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सही है। उसके बाद में आपके पास चला गया रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, सही है। अगर एक कंपनी को रजिस्टर करना है तो उसमें चला गया आपके पास। यहां तक बात समझ आती है बच्चों को? तो हमारे पास जो ये है सेक्शन 16, सही है। तो सेक्शन 14 के बाद में किस में चला गया, सेक्शन 16 में चला गया बच्चों, ठीक है। जब सेक्शन 16 में गया तो मैंने एक चीज पढ़ ली, सेक्शन 16 में पहली बार जो वर्ड यूज हुआ वो कौन सा वर्ड यूज हुआ भाई, पहली बार जो वर्ड यूज हुआ वो कौन सा वर्ड यूज हुआ, जल्दी से बता दें। पहली बार जो वर्ड यूज हुआ कौन सा यूज हुआ, मुझे क्या लेके जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, मुझे क्या लेके जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? रजिस्ट्रार के पास क्या लेके जाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम, अब मैं आपको सेक्शन 16 से लेके जा रहा हूं सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29, जो कि बताता है कि मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अगर आपने अगले 15 मिनट कंसंट्रेशन देख कर ली, आप यकीन करें आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, लॉ बड़ा ग्रिप में आ जाएगा, सही है। तो मेमोरेंडम में आपके ऊपर सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29। तो मैंने सेक्शन 16 पढ़ाते हुए थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा, जहां वर्ड आया मेमोरेंडम का, मैं मेमोरेंडम के सेक्शन में चला गया, और मेमोरेंडम के सेक्शन में सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29, 3 किस्म का सेक्शन है, तीनों का कंटेंट मोर और लेस सेम है, जरा सा फर्क है। अगर आप सबसे पहली चीज देखें तो मेमोरेंडम का जो पहला कंटेंट होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, जल्दी से बता दें, पहला कंटेंट क्या होगा, नेम, सही है। मेमोरेंडम और आर्टिकल में फर्क क्या होता है बच्चों, मुझे कोई बताएंगे? मेमोरेंडम हमेशा याद रखेगा, मेमोरेंडम कंपनी और आउटसाइडर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, सही है। एक मेमोरेंडम जो है वो कंपनी और आउटसाइडर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है आपका, वो कंपनी और कंपनी के जो अंदरूनी मामलात होते हैं, जो कंपनी को चलाने के लिए मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ये उससे रिलेटेड चीजें होती है, सही है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल कल को फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई करना है, डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो ये मेरा कंपनी का इंटरनल मैटर है, ये मेरे कंपनी का इंटरनल मैटर है। इसके लिए मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसी चीजें हैं कि अगर चूंकि आप एक कंपनी है और आउटसाइडर्स आपसे डील करेंगे, तो आउटसाइडर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी है क्या, सही है, ये कंपनी है क्या। तो इसमें नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, नाम से पता चल जाएगा कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है। क्या यहां तक बात समझ आती है? नाम से पता चल जाएगा कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है नेम के ऊपर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेगा। मैं सेक्शन 16 आपको पढ़ा रहा था कि कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाना है, और कंपनी रजिस्टर नहीं होती, दो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो मेमोरेंडम क्या होते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको सेक्शन 27, 28, 28, 9 में लेके चला गया, और मेमोरेंडम का जो पहला कंटेंट है वो नेम का। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं सेक्शन 10 की तरफ, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम, सही है। जब आप मेमोरेंडम लेके जा रहे होंगे रजिस्ट्रार के पास, तो इस मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहली चीज आ रही होगी कि जी आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी के नाम में आप चीज हमेशा याद रखिएगा
कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है। सही है, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी मजहब के ऊपर, किसी माइनॉरिटी के ऊपर अगर आप तनकीद कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ कोई ऐसा नाम आप रख रहे हैं, वो नाम अलाउड है ही नहीं, चाहे आप दुनिया में किसी की अप्रूवल भी लेके आ जाए। अगर आपका नाम किसी के नाम के साथ आइडेंटिकल है, ये अलाउड नहीं है प्यारे बच्चों। सही है, चाहे आप दुनिया की अप्रूवल लेके आ जाए, कंपनीज एक्ट में आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि कमीशन की अप्रूवल से ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ पंजाब, सही है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ खैबर, फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सही है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ऐसे बैंक हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है या फेडरल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है या सिंध बैंक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम आ रहा है या गवर्नमेंट के साथ कोई एसोसिएशन आ रही है, तो इस केस के ऊपर प्यारे बच्चों आप कंपनी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप कमीशन से अप्रूवल ले लेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो सबसे पहले नाम के ऊपर, जैसे आप कंपनी बनाने जा रहे होंगे और मेमोरेंडम में आपने कंपनी का नाम लिखना होगा, तो नाम के अंदर सबसे पहली चीज आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दी गई है सेक्शन 10 के तहत कि भाई नाम में दो चीज ख्याल रखें, ये नाम तो आप रख ही नहीं सकते, चाहे आप जरदारी जाब के पवा क्यों लेके ना आ जाए। सही है, ये नाम तो आप रख ही नहीं सकते। दूसरा नाम ये रख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपको कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सही है, अच्छा, अगर मैं चाहूं तो मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में, सब कुछ करने में ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। मैं चाह रहा हूं यार मेरे पास एक बड़ा ही कोई सेक्सी सा नाम है, एटलीस्ट इस नाम को मैं रिजर्व कर लूं। सही है, इस नाम को मैं रिजर्व कर लूं, तो यहां पर लॉ आपको परमिशन देता है कि आप अपने नाम को रिजर्व कर सकते हैं 60 दिन तक। सही है, 60 दिन तक। अगर वो नाम खिलाफ वर्जी कर रहा है ऊपर वाले सेक्शन पे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो रजिस्ट्रार वो रिजर्वेशन कैंसिल कर देगा और खुदा ना खास्ता वो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और बाद में पता चला कि जी जो नाम आपने रिजर्व कराया था वो तो खिलाफ वर्जी कर रहा है ऊपर वाले सेक्शन की, बाद में पता चला तो रजिस्ट्रार आपसे कहेगा कि जी नाम को चेंज कर दें। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसा नाम आपने रखवाया जो कि इनकरेक्ट था या फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेसिस पे था। अगर आपने कोई नाम रिजर्व करवाया, सही है, और वो नाम रिजर्व करवाया और 30 दिन के अंदर और रजिस्ट्रार ने वो नाम आपका कहा कि नहीं यार इस नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते, सही है, तो इसका मतलब यही है कि जी अगर आप चाहें तो 30 दिन के अंदर आप कमीशन के पास जा सकते हैं और कमीशन को कह सकते हैं कि भाई आप अपील कर सकते हैं कमीशन की, और जो भी कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तो सेक्शन 10 की सबसे की चीज क्या है? सेक्शन 10 की सबसे इंपॉर्टेंट की चीज, अच्छा मैं आपके साथ एक काम ये करूंगा, मैं आपको ये समराइज नोट्स के साथ साथ जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने सबसे पहली चीज क्या करी बच्चों? व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। डन हो गया भाई? फॉर्म्ड के लिए हम चले गए। अच्छा, किन लोगों को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो सेक्शन 9 हमने पढ़ा। सेक्शन 9 के बाद हम गए सेक्शन 14 की तरफ। मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, सिंगल मेंबर भी हो सकती है। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। फिर हमने कंपनी को रजिस्टर करवाना है। जब कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो इसमें हमारे पास एक नाम आ रहा था मेमोरेंडम, ठीक है, तो मेमोरेंडम हमारे पास कंटेंट आ गए, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सही, तो नाम क्या है, प्रोविंस क्या है, हम अभी इधर मौजूद है। चूंकि नाम का सेक्शन है तो इसलिए हम सेक्शन 10 पे आ गए, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? जब नाम अभी मैं नाम के सेक्शन में हूं, सही है, तो मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूं कि मेमोरेंडम का पहला कंटेंट क्या था बच्चों? मेमोरेंडम का पहला कंटेंट क्या है? मेमोरेंडम का पहला कंटेंट है नाम, और कुछ नाम है जिसको वो आपको प्रोहिबिट करता है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगली चीज हमारे पास आ जाती है रेक्टिफिकेशन ऑफ अ नेम ऑफ अ कंपनी। अब मैं सेक्शन 10 के बाद आपके साथ मूव कर रहा हूं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 10 के बाद मैं आपके पास मूव कर रहा हूं सेक्शन 11 की तरफ, सही है, जहां रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी का मतलब यह है कि आपने एक कंपनी बना ली और आपको बाद में चला कि जो कंपनी का मैंने नाम रखा है ना, वो सेक्शन 10 से जो प्रोहिबिटेड नेम है उससे नॉन कंप्लाई कर रहा है। मैं कंपनी बना चुका हूं और मुझे बाद में पता चला कि जो इस कंपनी का जो मैंने नाम रखा हुआ है वो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 से नॉन कंप्लाई कर रहा है। सही है, या तो वो नाम ऐसा है जो कि अलाउ नहीं है, आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, इस तरह की जो भी चीजें हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चाहूं, पहला सिनेरियो ओन और मैं, अगर कंपनी खुद से चाहे तो नाम चेंज कर सकती है। सही है, कंपनी अगर खुद से चाहे तो नाम चेंज कर सकती है, और अगर कल को रजिस्ट्रार ने पकड़ लिया तो शेल का वर्ड यूजर है। इसका मतलब है अब तो आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपने अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर आपने नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नाम चेंज नहीं करते प्यारे बच्चों, 30 दिन के अंदर अगर आप नाम चेंज नहीं करते तो रजिस्ट्रार जो है वो आपका एक नया नाम रख देगा
और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा मेरे बच्चों को। यहां तक बात समझ आती है। मैं आपको सेक्शन 11 का मतलब है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है पास्ट में एक गलती हो चुकी है, अब उसको रेक्टिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। जब रेक्टिफिकेशन, हमेशा याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन सेक्शन तब अप्लाई होगा जब एक गलत नाम आपने रख लिया है। जब आपने कहा नाम गलत है तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वो सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 से नॉन कंप्लाई कर रहा है और कंपनी को बाद में रियलाइज होता है कि अबे यार मैंने तो गलत नाम रख लिया, तो कंपनी चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है। या रजिस्ट्रार को कल को पता चल गया कि इसने तो गलत नाम रखा है, लेट से कोई और बंदा आ गया, उसने कहा कि जी आपने इस कंपनी को कैसे रजिस्टर कर लिया, ये तो मेरी कंपनी से मिलता जुलता नाम आ रहा है, ये तो मेरी कंपनी से मिलता जुलता नाम आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब रजिस्ट्रार को जब पता चला, रजिस्ट्रार ने आपको कहा कि जी नाम चेंज करें, तो आपको ऊपर शैल का वर्ड है, आपने लाजमी करना है, सही है, आपने लाजमी करना है, ये फर्ज है आपके ऊपर, आपने नाम चेंज करना है। अगर आप 30 दिन के अंदर नाम चेंज नहीं करते प्यारे बच्चों, तो रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का नया नाम रख देगा और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इशू होगा, उसको थोड़ी देर के लिए हाईलाइट रखो प्यारे बच्चों। बिल्कुल वो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख देगा, सही है, लेकिन उस मर्जी के ऊपर एक चीज होगी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। दोनों सूरतों में याद रखिएगा रजिस्ट्रार की अप्रूवल जरूरी है। चाहे आप नाम खुद से चेंज करें, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, आपको पता चल गया मुझसे गलती हो गई थी, आप खुद से नाम चेंज करने जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और सेकंड चीज, अगर आप फॉर एग्जांपल सर आपसे कहता है कि आप अपना नाम चेंज करें, तो जो आप नया नाम अपनी कंपनी का रखने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, मैंने अपना नाम चेंज करना है, ठीक है जी बच्चों। एक चीज नोट करिएगा, बस एक चीज नोट करिएगा मेरे बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक कंपनी ने अपना नाम चेंज करना है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार वो अपना नाम चेंज कर सकती है। अगर एक कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो उसको मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 3/4 मेजोरिटी के केस में, और रजिस्ट्रार से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। भाई मैं ये नाम रखने जा रहा हूं, कोई एतराज तो नहीं है प्यारे बच्चों। 2 से 3 चीजें कहूंगा इसके ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट कहूंगा। तो इसका मतलब उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार से जो नया नाम मुंतखब करने जा रही है वो रजिस्ट्रार से वो अप्रूवल लेगा बच्चों। तो यहां तक बात समझ आती है? ये क्लियर है? 3 चीजें मेरी सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन 10 के तहत आपने एक नाम रिजर्व करवाया और आपको कहा जाता है, सही, आपको कहा जाता है, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बच्चों, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सुनिएगा मेरी बात को, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और रजिस्ट्रार आपसे कहता है कि जी नाम को चेंज करें, बताएं आप क्या करेंगे। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आपने एक नाम रिजर्व करवाया, उस रिजर्व नाम के बेसिस पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी हो गई। बाद में रजिस्ट्रार को रियलाइज हुआ कि ये तो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझसे नाम रजिस्टर करवाया है, वो आपसे कह रहा है कि नाम को चेंज करें। बताएं इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमेशा याद रखिएगा, सुनिए, जबरदस्त सवाल सेक्शन 10 से आया है मेरे बच्चों, सवाल सेक्शन 10 से आया है। आंसर इसका कहां से बनेगा भाई? आंसर इसका कहां से बनेगा? सेक्शन 12 से। क्या यहां तक बात समझ आती है? जब भी सेक्शन 10 में चेंज ऑफ नेम का कहा गया है या सेक्शन 11 में चेंज ऑफ नेम का कहा गया है, तो चेंज ऑफ नेम होगा कैसे, वो कहां बताया गया है मेरे बच्चों? वो सेक्शन 12 में बताया गया है प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है हमने नाम के कुछ सेक्शन पढ़े और नाम के सेक्शन में हमने ये पढ़ लिया कि जी नाम में हमारे पास प्रोहिबिटेड नेम कौन से हैं, नाम में हमारे पास कल को अगर गलती हो गई और रेक्टिफाई कराना तो कैसे करेंगे, और इन आखिरी सिनेरियो, दोनों सिनेरियो में अगर कल को नाम चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों। डन हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आप अभी भी समझ लें मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ भाई, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं मेमोरेंडम के नाम के सेक्शन पे हूँ, ठीक है जी। तो मैं कंपनी को रजिस्टर करवाने गया सेक्शन 16 के तहत, सेक्शन 16 के तहत सेक्शन 16 में वर्ड यूज आया कि आपने मेमोरेंडम जमा कराना है, तो मैं सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29 में चला गया कि मेमोरेंडम होता क्या है। तो मेमोरेंडम का पहला कंटेंट था नेम। जब मैं नेम में गया तो मैं नेम के लिए सेक्शन 10 में चला गया, सेक्शन 11 में चला गया, सेक्शन 12 में चला गया बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? अगली चीज क्या है? बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट। भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है ताकि जो आउटसाइडर है उसको पता हो कि आपकी कंपनी क्या है। और अगली चीज आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, सही है, आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है। कल को IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस आपसे कहे कि यार हमें पैसे जमा कराए, हम लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न देंगे, क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या मैं कल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस लैंड से कंपनी है और मैं आपसे कहता हूं कि जी आप हमें क्या कहते हैं पैसे जमा कराए, हम लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको एक रिटर्न देंगे, क्या आप मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे?
क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मेरा बिजनेस ये नहीं है, हालांकि लॉफुल बिजनेस है, लेकिन मेरा बिजनेस ये नहीं है। तो आउटसाइडर के लिए बड़ा जरूरी है उसको पता हो कि कंपनी का बिजनेस क्या है। आप बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट में, अब मैं सेक्शन 26 में जा रहा हूं बच्चों, सही है। आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? आप लॉफुल बिजनेस कर सकते हैं। आपका बिजनेस कमेंसुरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसके साथ? आपके नाम के साथ। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, सही है। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, नहीं कमेंसुरेट करना चाहिए, सही है। अच्छा, क्या मैं अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकता हूं, सही है। लेकिन मुझे रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। कल को मैं अपना बिजनेस चेंज करना चाहूं तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मैं रजिस्ट्रार को बताऊंगा 30 दिन के अंदर। अब ये चेंज कैसे होगा प्यारे बच्चों? चेंज कैसे होगा? जब मैं बच्चों कल को अगर मैं ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करूंगा, अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करूंगा, तो इसका मतलब है मेरा नाम जो था वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से कंसिस्टेंट होना चाहिए था। अब जब दोनों में से एक चीज चेंज होने जा रही है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होने जा रहा है, तो इसका मतलब है शायद वो नाम के साथ कमेंसुरेट ना कर रहा हो। तो यहां पे रजिस्ट्रार मुझे डायरेक्ट कर सकता है क्या? टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। और जहां टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी का सेक्शन आ जाएगा, कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? जल्दी से बताते हैं। अब जब नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताते हैं। जब नाम चेंज करना है तो सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा। जब सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा? जब सेक्शन 12 अप्लाई हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या कॉल करनी पड़ेगी? जल्दी से बताते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या कॉल करनी पड़ेगी? मेरे बच्चों समझते, आगे जाके समझ आ रहे हैं। जब हम दूसरे या तीसरे दिन में दाखिल हो रहे होंगे तो जो मैं अभी आपको सवाल पढ़ा रहा हूं, जो अभी मैं आपको सवाल बता रहा हूं, तो उस सवाल के बाद अब मीटिंग का सेक्शन भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो इस तरीके से चीजों को हम लिंक करके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। डन हो गया बच्चों? बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कौन से बिजनेस प्रोहिबिटेड है भाई? प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और वो बिजनेस जिसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड हो, सही है। वो बिजनेस में लाइसेंस रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस कल को अपना बिजनेस चेंज करके कहता हूं जी बैंकिंग बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस, तो इसका मतलब है मेरे पास बैंकिंग लाइसेंस है। अगर मेरे पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं तो इसका मतलब है बैंकिंग का बिजनेस तो लॉफुल बिजनेस है, बट मेरे लिए ये प्रोहिबिटेड है बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? या कोई ऐसा बिजनेस जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी वगैरह अचानक से लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, ठीक है। अगली चीज प्यारे बच्चों, मैं एड्रेस दूंगा, सही है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक और चीज आपको पढ़ा दी, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको अगर यहां पर थोड़ा सा चलूं तो मैंने नाम के सेक्शन के साथ अगला सेक्शन जो आपको पढ़ाया वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का पढ़ा दिया, ठीक है। और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट विद द नेम, शुड बी कंसिस्टेंट विद द नेम। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फिर मैंने एड्रेस भी दे दिया। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या जमा कराया? मैंने मेमोरेंडम में नाम मैं डिक्लेरेशन दे चुका हूं। मैंने बच्चों, हमारे पास मेमोरेंडम का पहला कंटेंट कौन सा है? नेम। दूसरा कौन सा है? बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन सा है? जल्दी से बता दें, तीसरा कौन सा है मेरे बच्चों? तीसरी चीज कौन सी है? रजिस्टर्ड ऑफिस। चौथी चीज कौन सी है? मेंबर्स की लायबिलिटी। और पांचवी चीज कौन सी है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नेम से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे सारे पढ़ लिया, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी था सारा पढ़ लिया। तीसरी चीज क्या आ रही है? रजिस्टर्ड ऑफिस आ रही है। रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत क्यों है भाई? रजिस्टर्ड ऑफिस की जरूरत है ताकि सारी कम्युनिकेशन कंपनी के साथ की जा सके। कंपनी को बनाने के पीछे 200, 250, 400, 500 लोग होंगे, तो उनको रजिस्ट्रार या सप्लायर उनको खत नहीं लिखेगा। एक कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए ताकि सारी कम्युनिकेशन हो सके। रजिस्टर्ड ऑफिस कब होना चाहिए भाई? विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, सही है। जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 30 दिन के अंदर उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। वो रजिस्ट्रार को नोटिफाई करेगा ताकि रजिस्ट्रार उस जगह पे खत लिख सके, सही है। अगर कल को आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कब? जब आपका प्रोविंस चेंज हो रहा है, सही है। जब आपका प्रोविंस चेंज हो रहा है, अगर आपने कंपनी बनाते हुए आपने कहा कि जी मैं जो अपनी कंपनी बना रहा हूं सिंध के प्रोविंस में बनाऊंगा, सही है। तो कल को अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपने सिंध में लाड़काना में कंपनी बनाई, रजिस्टर करवाई, और कल को आप कराची में लेके आ रहे हैं उसको, रजिस्टर्ड ऑफिस आप अपना चेंज कर रहे हैं कराची में, तो इस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? अगली चीज, मेमोरेंडम का जो कंटेंट है वो मेंबर्स की लायबिलिटी है। और आखिरी चीज हमारे पास है कि जो आप कंपनी बना रहे हैं इसमें अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा। बच्चों मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है मैंने रजिस्ट्रार को पहली चीज क्या दी? मैंने रजिस्ट्रार को सबसे पहली चीज दी, एक खत लिखा, एक एप्लीकेशन ली, और एप्लीकेशन पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था बच्चों? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का पहला कंटेंट कौन सा था? नेम। दूसरा था बिजनेस, तीसरा था रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा था एड्रेस। मेमोरेंडम का कॉन्टैक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस था, मेंबर्स की लायबिलिटी थी और अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल था।
जो चीजें मैंने रजिस्ट्रार को दी हैं प्यारे बच्चों, जो चीजें मैंने रजिस्ट्रार को दी हैं, आप चेक करें रजिस्ट्रार मुझे वही चीजें वापस लिख के दे रहा है। जब रजिस्ट्रार कंपनी को रजिस्टर करेगा तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। उसमें सबसे पहली चीज क्या आ रही होगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहली चीज क्या आ रही होगी, नाम आ रहा होगा। दूसरी चीज क्या आ रही होगी, डेट, जिस तारीख को उसने इनकॉर्पोरेट करा। तीसरी चीज क्या आ रही होगी, पब्लिक, और जल्दी से बता दें तीसरी चीज क्या आ रही होगी, पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? जो चीजें मैंने उसको बताई हैं प्यारे बच्चों, वही चीजें मुझे वो कम्युनिकेट करेगा। हमेशा एक याद रखिएगा बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये एक अच्छी लॉजिक है, समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने नाम बताया, मैंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताया, मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस बताया, मतलब स्टार्टिंग जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ तो प्रोविंस का बताता हूँ, मैंने कंपनी की टाइप बताई कौन सी होगी, और मैंने शेयर कैपिटल वगैरह बताया। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, ये वो मेमोरेंडम का कंटेंट है जिसके बेसिस पे कंपनी बनी है। कल को जब भी इसको चेंज करना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा? कल को जब भी चेंज करना पड़ेगा। अब कंपनी चला कौन रहा है प्यारे बच्चों? डायरेक्टर चला रहा है। कंपनी चला कौन रहा है, जल्दी से बताएं। कंपनी जब बना ली 250, 300, 400, 500 लोगों ने, तो कंपनी को चलाएगा कौन? डायरेक्टर। जब कंपनी डायरेक्टर को चलाएगा तो डायरेक्टर के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। क्या डायरेक्टर के पास इस हद तक इख्तियार आते हैं कि वो कल को कंपनी का नाम चेंज करके अपने नाम पे रख ले? क्या वो अपना कल को कंपनी, क्या वो बिजनेस चेंज कर ले? क्या ये कर सकता है? नहीं प्यारे बच्चों। उसको किसके पास जाना पड़ेगा? जब भी चेंज करना पड़ेगा किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास? बिकॉज ये वो चीजें हैं जो स्टार्टिंग में मेंबर्स ने डिसाइड करी थी इस कंपनी के ऊपर। सही है, ये आईन है, ये वो चीजें जिसके बेसिस पे पाकिस्तान आजाद हुआ है। सही है, ये वो चीजें जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना है। तो जब भी इसमें कोई छेड़छाड़ी करने जाएंगे तो आपने आवाम से जरूर पूछना पड़ेगा। और आवाम से आप किसके थ्रू पूछेंगे? पार्लियामेंट के थ्रू पूछेंगे। तो पार्लियामेंट में क्या आप 51% से आप बिल पास करवा सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में आप 51% से बिल पास करा सकते हैं? नहीं सर, पार्लियामेंट में आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तभी ये जो 102 सीटों का, ये 120 सीटों का जो पीटीआई का मसला चल रहा है, तो पीटीआई से हुकूमत तो नहीं बना सकती, लेकिन इसमें हुकूमत को मसला किस चीज के ऊपर आ रहा है, जल्दी से बता दें। क्यों हुकूमत को मसला आ रहा है 120 सीटों के ऊपर? बिकॉज उनको पता है कि वो कोई भी कल को स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकेंगे। सही है, अभी जो रिजर्व सीट के ऊपर उन्होंने एक चीज बना दी, वो नहीं करवा पाएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो जो भी जो बुनियादी चीजें जिसके बेसिस पे इस कंपनी इस दुनिया में आई है, वो मेंबर से पूछे बगैर चेंज नहीं हो सकती। और जब मेंबर से पूछना भी पड़ेगा तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? अब मेरी बात थोड़ा सा और आगे समझिएगा। तो इसका मतलब है जो रजिस्ट्रार मुझे बताएगा, जो रजिस्ट्रार मुझे यहाँ पे चीजें बता रहा है, ये वही चीजें हैं जो मैंने उसको बताई है बच्चों। ये वही चीजें हैं जो मैंने उसको बताई है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके गया? मैं मेमोरेंडम लेके गया, मैं डिक्लेरेशन लेके गया, मैं एक अदद एड्रेस लेके गया, और मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके गया बच्चों। सही है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां आपने मेमोरेंडम का सेक्शन पढ़ लिया, तो जहां आपका ये मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में कोई मसला होगा तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो गया है रजिस्ट्रार के पास, इसका मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है प्यारे बच्चों। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो इसका मतलब है जो मेमोरेंडम में लिखा गया है और जो आर्टिकल में लिखा गया है, वो कंपनी और मेंबर्स के दरमियान बाइंडिंग है। कंपनी और मेंबर्स के दरमियान बाइंडिंग है। इसके एग्जांपल को आप इस तरीके से समझ में रखें। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? मेंबर्स की लायबिलिटी है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। सही है। कल को ये कंपनी जो है ये बंद हो रही है और क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, और वो क्रेडिटर जो है वो मेंबर के पास पहुंचा और उसको कहा कि जी आपका इतना हिस्सा बनता है, आप हमें पे करें क्या। और आगे से मेंबर कहता है भाई बताओ मैंने कहां दस्तखत किए हैं कि मुझे ये पैसा देना पड़ेगा? मुझे बताओ कहां मैंने दस्तखत किए कि मुझे पैसा देना पड़ेगा? जल्दी से बता। वो क्या कहेगा कि बताओ मैंने कहां दस्तखत किए हैं कि मुझे। या कल को कंपनी मेंबर के पास जाए, उसको बोले सर आप मेंबर हैं हमारे इस कंपनी के, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आप काइंडली इतने पैसे में जमा करा दें, क्रेडिटर को पैसे पे करना है। कहां लिखा है? सर ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुआ है ये आपका कहलाएगा इट शैल बी बाइंड बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? इफेक्ट, अब मैं सेक्शन 17 में हूं आपके साथ, और सेक्शन 17 से मैं सेक्शन 18 में जा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सही है। जो सब्सक्राइबर होंगे वो मेंबर बन जाएंगे बच्चों। वो जो पर्सन था वो क्या बन जाएगा? वो मेंबर बन जाएगा बच्चों।
कंपनी कंपनी सारे फंक्शन एक्सरसाइज कर सकती है। क्या मतलब कंपनी सारे फंक्शन एक्सरसाइज कर सकती है? कंपनी चाहे तो लोन ऑब्टेन कर सकती है, कंपनी चाहे तो लैंड खरीद सकती है, कंपनी चाहे तो सीडीसी में अकाउंट खुलवा सकती है, सही है। कंपनी चाहे तो एफबीआर में एनटीएन बना सकती है। कंपनी के नाम से सारे फंक्शन एक्सरसाइज किए जा रहे होंगे प्यारे बच्चों, सही है। एक चीज सुनिएगा, ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है ये प्रोपोज्ड, साइंड एंड डेटेड होना चाहिए, सही है। जो लोग इस कंपनी को बना रहे थे, सब्सक्राइबर जो पर्सन के नाम से जाने जाते थे, वो सारे के सारे इस पर दस्तखत करेंगे और जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होगा वो साइंड होगा और डेटेड होगा और साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर होगा। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? एक चीज याद रखेगा, बोरिंग पावर टू बी अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, बोरिंग पावर टू बी अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। इसके पीछे एक बड़ा जबरदस्त किस्सा है, मैं अक्सर बच्चों को सुना रहा होता हूं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत पहले 100-150 साल पहले एक केस हुआ। एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और कंपनी कल को वाइंडिंग अप में चली गई। जब वाइंडिंग अप में चली गई तो जो लिक्विडेटर था उसने कहा कि मैं इस बैंक को रीपे नहीं करूंगा लोन, सही। जो कंपनी के अवेलेबल एसेट्स है उसमें से इस बैंक को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बैंक ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? उसने कहा इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज मेमोरेंडम में कंपनी के बिजनेस में ये लिखा हुआ ही नहीं था कि वो बैंक वो बोरो करेगी, सही है। शेयर होल्डर ने कंपनी बनाते हुए कैटेगोरिकली लिखा था मेमोरेंडम में कि ये कंपनी बोरो नहीं करेगी, कंपनी बोरो नहीं करेगी। चूंकि इस कंपनी ने बोरो करा है तो ये तो क्या कहते हैं, इसने मेमोरेंडम की खिलाफ वर्जी करी है। तो चूंकि ये एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है तो इस बेसिस पे उसको पे करने की जरूरत नहीं है बैंक को, सही है। और इसके ऊपर टेम्पररी ये केस का डिसीजन आया था कि यस, जब कंपनी का राइट ही नहीं था बोराइंग करने का तो बैंक ने पैसा क्यों उसको लैंड किया, बैंक ने उसको पैसा क्यों लैंड किया? क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इस चीज को काउंटर करने के लिए सेक्शन 30 नाजिल हुआ, बोरिंग पावर्स टू बी अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। इररिस्पेक्टिव आप ये भी लिख देंगे कंपनी बोरो नहीं करेगी, कंपनी के इख्तियार है कि जी कंपनी कल को बोरो करेगी, इसलिए ताकि कल को बैंक्स वगैरह को अगर आप लोन देते हैं, कल को बैंक्स वगैरह से लोन ऑब्टेन करते हैं तो कल को आप ये ना बोले कि जी एग्रीमेंट में कहां लिखा था कि जी बैंक जो है वो बोरो भी करेगा। क्या तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब एक चीज याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। मैं मेमोरेंडम से जब मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो मैंने सेक्शन 17 पढ़ा दिया आपको। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा मैंने आपको वो पढ़ा दिया। बोरिंग पावर सेक्शन 30 पढ़ा दिया और 31 एंड 37 एक मेमोरेंडम के लिए है, एक आर्टिकल के लिए, जो कि कहता है कि जी प्रपोज होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब एक बात यह है, क्या कल को मैं मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकता हूं? हाँ भाई, कल क्या मैं मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकता हूं? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें, क्या कल को मैं मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकता हूं? अगर आपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करना है, किस लिए? अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए या अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए, सही है। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए। तो अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो आपने कमीशन की कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। समझिएगा मेरी बात को, जब आप कल को रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं तो आपने कमीशन की कंफर्मेशन भी चाहिए होगी। अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं अपना, तो आपको कंफर्म बाय कमीशन नहीं चाहिए, कमीशन की कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए प्यारे बच्चों इस केस में, सही है। और जो भी आपका अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना है 30 दिन के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या कंपनी कल को मेमोरेंडम ऑल्टर कर सकती है? यस, ऑल्टर कर सकती है। किसके थ्रू ऑल्टर करेगी? स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये तो वो डॉक्यूमेंट है, ये तो वो आईनी डॉक्यूमेंट, ये तो वो चीज है जिसके नाम पे पाकिस्तान बना है। तो कल को अगर आप इसको चेंज करेंगे मेमोरेंडम को, कल को मेमोरेंडम में से किसी भी चीज को चेंज करने जाएंगे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को चेंज करने जाएंगे, क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डन हो गया बच्चों? इसी तरीके से क्या आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं? यस, मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर कर सकता हूं। कैसे ऑल्टर कर सकता हूं? बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगेन ये वो बात है जिसके नाम पे पाकिस्तान बना है, सही है। तो जब इस चीज बुनियादी चीज को चेंज करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आर्टिकल जो है वो तो कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड अ मेंबर। तो कल को अगर एक आर्टिकल में आप वो चेंज करेंगे जिससे मेंबर्स के सब्सटेंशियल राइट्स अफेक्ट होने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्लास ऑफ मेंबर या मेंबर के, तो इस केस में वो आपसे कहता है कि जी जब तक वो क्लास ऑफ मेंबर्स या मेंबर्स पर्सनली या थ्रू प्रॉक्सी वोट ना कर लें, सही है, जब वो 3/4 ऑफ द मेजोरिटी वोट ना कर लें उस वक्त तक आप, ऐसा नहीं है कंपनी उसके क्लास ए भी शेयर्स है, क्लास बी वाले भी शेयर्स हैं, और क्लास ए वाले शेयर्स अनाउंस कर देंगे क्लास बी वाले शेयर्स को अब से डिविडेंड नहीं मिलेगा, सही है, या पे क्लास बी वाले शेयर्स की लायबिलिटी हम चेंज करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज कर रही है उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस शख्स के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, जिस क्लास ऑफ मेंबर्स के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, जब तक वो अप्रूवल ना दे दे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? बच्चों एक चीज, 2 सेक्शन रह गए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 सेक्शन रह गए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने कहा था मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, हम सेक्शन 14 में जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वापस आ रहा हूं मैं। सेक्शन 14 मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, 3 या 3 से ज्यादा शख्स कौन सी कंपनी बना सकते हैं?
जल्दी बता दो, 3 या 3 से ज्यादा शख्स कौन सी कंपनी बना सकते हैं? पब्लिक। 2 या 2 से ज्यादा शख्स कौन सी कंपनी बना सकते हैं? एक शख्स कौन सी कंपनी बना सकता है? बेहतरीन हो गया बच्चों, सही है। तो इसका मतलब है कल को अगर मैंने पब्लिक कंपनी बना ली तो 3 पब्लिक कंपनी का मतलब है कि आपके मेंबर 3 तो होने चाहिए बच्चों, सही है, ऐसा ही है। पब्लिक कंपनी का मतलब ये कि 3 या 3 से ज्यादा मेंबर आपके होने चाहिए। कल को अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं विद लेस मेंबर्स, कौन से लेस मेंबर्स? ये जो मेंबर्स की तादाद लिखी गई है, ये जो मेंबर्स की तादाद लिखी गई है, अगर इससे कम है, अगर इससे कम है, सही है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड हो गए, कितने से रिड्यूस हो गए? ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, अगर इससे रिड्यूस हो गए प्यारे बच्चों, सही है, और कंपनी बिजनेस कर रही है 180 दिन से भी ज्यादा, मेंबर्स कम है, मेंबर्स कम है और 180 दिन से भी ज्यादा गुजर चुके हैं और मेंबर्स अभी भी कम है और कंपनी बिजनेस किए जा रही है, तो 180 दिन के बाद कंपनी का जो भी बिजनेस होगा, जो भी एग्रीमेंट में दाखिल होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे रिलेटेड जो लायबिलिटी होगी वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होगा मेंबर्स के ऊपर, जो बचे हुए मेंबर्स होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? एक प्राइवेट कंपनी है, कितने परसेंट का होना जरूरी है? 2% का। कितना शख्स है? एक शख्स है। अगर इस शख्स को पता है कि मेरा पार्टनर मर चुका है, सही है, तो इसको 180 दिन की मोहलत दी गई है कि 180 दिन के अंदर आप दूसरा पार्टनर ढूंढ लो, दूसरा मेंबर ढूंढ लो। अगर 180 दिन तक भी दूसरा पार्टनर, दूसरा मेंबर नहीं आता प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो शख्स है 181 डे पे या 182 डे पे या 183 डे पे बैंक के साथ एक लोन करता है और वो लोन के थ्रू एक एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट के थ्रू एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेता है या लोन लेता है। ये जो एग्रीमेंट 180 दिन के बाद दाखिल हुआ है, इसके ऊपर अब इस शख्स की लायबिलिटी है, इस शख्स की लायबिलिटी है, इसका घर भी बेचा जा सकता है प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? और अगर इसको इसी चीज के लिए अगर आप देखें तो यही सेक्शन कहां लिखा गया है? एग्जैक्टली ये सेक्शन कहां लिंक हो रहा है? वाइंडिंग अप में हो रहा है, सही है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है, अगर नंबर रिड्यूस हो चुके हैं तो कंपनी चाहे, मेंबर चाहे तो कंपनी को वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त हो गया ये कि ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इसी से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन 15 है, लायबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस मेंबर्स, सही है। अच्छा, आखिरी चीज सुन ले मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है और वो आखिरी चीज हमारे पास ये है बच्चों, आखिरी चीज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय अ पब्लिक कंपनी। Commencement of business by a public company. A public company shall not start its operation or exercise any borrowing power. किसको बात की गई है? पब्लिक कंपनी की बात की गई है, सही है। A public company shall not start its operation or exercise any borrowing power unless, क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप पब्लिक कंपनी, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आप पब्लिक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हुए थे, सही है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, बोरिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक शेयर जो है वो सारा का सारा आपको कैश में पैसा मिल चुका है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन थी वो आपको मिल चुके हैं और पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, सही है। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर थे जिन्होंने कहा था कि हम इस कंपनी में इतना पैसा लगाएंगे, वो उन्होंने पैसा वाकई में लगा दिया है, ठीक है। इसके अलावा जब पब्लिक कंपनी, आपने पब्लिक से पैसा मांगा था तो आपने पब्लिक से 100 मिलियन मांगे थे, पब्लिक ने आपको 150 मिलियन दे दिया, आपको जरूरत 100 मिलियन की है, तो ये 50 मिलियन रिफंड करने होंगे। तो जो 50 मिलियन है, क्या आप वो रिफंड कर चुके कि नहीं कर चुके? जब तक आप रिफंड नहीं कर देते आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, सही है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप पब्लिक से पैसा नहीं, आप पब्लिक कंपनी तो बनाई है आपने, लेकिन आप कह रहे हैं ठीक है यार मैं पब्लिक से आज पैसा नहीं मांगूंगा, 6-8 महीने बाद मांगूंगा, सही है। तो इसके केस में आपने रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ मतलब प्रोस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट जमा करा दिया है कि मैं पब्लिक कंपनी तो हूं लेकिन मैं आज की तारीख में पब्लिक से पैसा नहीं मांग रही, ताकि रजिस्ट्रार को कंफर्म हो जाए कि आपने पब्लिक से पैसा नहीं मांगा है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? जब रजिस्ट्रार को ये सारी दस्तखत आप प्रोवाइड कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, तो रजिस्ट्रार आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिए प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि जी ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब कंपनी ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है और बोरिंग पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है? पहले कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता था, अब सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि जी आप बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? रजिस्ट्रार आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं देगा, सर्टिफिकेट अब एक ही बनता है जो कि कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? इसकी 2 एक्सेप्शन है प्यारे बच्चे। सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? जो कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हुई है। जब प्राइवेट कंपनी थी तो वो ऑलरेडी बिजनेस कर चुकी है, अब जब वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो चुकी है तो इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, सही है। अगर एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल नहीं है, सही है, लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल नहीं है, जब शेयर कैपिटल ही नहीं है तो क्या उसने पब्लिक से पैसा मांगा होगा प्यारे बच्चों? क्या ये कंडीशंस पूरी हो सकती है? जल्दी से बता दें, ये कंडीशन पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है। प्यारे बच्चों, क्या इसके अंदर सी नहीं आना चाहिए था प्राइवेट कंपनी? ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होगा। क्या प्राइवेट कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करना चाहिए? कहां लिखा हुआ है बच्चों?
बच्चों लॉ याद रखिएगा, लॉ में पब्लिक कंपनी, अब पब्लिक कंपनी तो ये सेक्शन जो अप्लाई हो रहा है, ये जो एक्सेप्शन लिखी गई है, दोनों पब्लिक कंपनी है, ये दोनों पब्लिक कंपनी है, सही है। तभी सी में प्राइवेट कंपनी इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज सेक्शन अप्लाई ही पब्लिक कंपनी पे हो रहा है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे? तो यार बच्चों देखें, ये हमारे पास एक जबरदस्त हैंड आउट है जिसके अंदर हमने सेक्शन की लिंकिंग के थ्रू एक डेफिनेशन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड से हमने ये पढ़ लिया कि कंपनी फॉर्म करना किसकी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी कब है, सही है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि जब कंपनी फॉर्म करनी होगी आपको, तो फॉर्म करने के क्या तरीके, क्या कंपनी बना सकते हैं, कंपनी मोड ऑफ फॉर्मिंग का कंपनी का सेक्शन पढ़ लिया हमने, और कंपनी की लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी चीजें पढ़ ली। जब कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा तो रजिस्टर्ड होगा कैसे, जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास लेके जाएंगे। कौन से 2 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जब हमने मेमोरेंडम का सेक्शन पढ़ा तो मेमोरेंडम के सेक्शन में लिखा हुआ था कि जी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा आपने, सही है। तो नाम से रिलेटेड हमने सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 सारी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। उसके बाद था कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के सेक्शन हमने पढ़ लिए। इसके बाद था कि जी आपने प्रोमिस बताना पड़ेगा, तो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह के सेक्शन हमने पढ़ लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कहा कि कल को ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, कल को ये डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये बाइंडिंग, उसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, हमने ये पढ़ लिया। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, हमने ये सारे सेक्शंस पढ़ लिए। फिर जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, हमने ये सेक्शन पढ़ लिया। क्या कल को मैं इनको ऑल्टर कर सकता हूँ, यस ऑल्टर कर सकता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपने बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? चलिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, थैंक यू सो मच।